नमस्कार, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया डिजिटल हिंदी न्यूज चैनल। TV30 इंडिया न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिया रघुवंशी। चलिए शुरुआत करते हैं हाथरस से आ रही इस खबर के साथ। हाथरस में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पहुंचे यूपी सिडको के चेयरमैन YP सिंह ने केंद्रीय बजट को लेकर की प्रेस वार्ता। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष शरद माहेश्वरी, पूर्व अध्यक्ष गौरव आर्य, विधायक वीरेंद्र सिंह राणा, विधायक अंजुला माहौर, मीडिया प्रभारी अनंत सिसोदिया, प्रीति चौधरी, हरिशंकर राणा उर्फ भूरा पहलवान आदि भाजपा नेता मौजूद रहे। और यूपी सिडको का मैं चेयरमैन हूँ। पेशे से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 1990 बैच का CA हूँ मैं, तो अनेक वर्षों तक मैंने आर्थिक जगत में काम किया है। मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जहाँ तक बजट के बारे में आज ये एक परिचर्चा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष के इतिहास में और पिछले 10 वर्ष के हमारे भी सरकार के कार्यकाल में ये मैं एक माइलस्टोन वाला बजट मानता हूँ। बहुत सारी चीज़ें पिछले 10 साल में हमने की हैं। अच्छे प्रोविजंस हम लेकर आए। अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए हमने जो भी हमसे बन सका हमने किए। लेकिन उस समय हमारे जो देश का स्ट्रक्चर था, जो हमको मिला था, वो बहुत बड़ा कमज़ोर स्ट्रक्चर मिला था 2014 में। अब हम लोग लगातार मजबूत हुए हैं, तो बजट में भी हम लोगों ने अच्छे प्रावधान दिए हैं। जैसे हम लोग 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हमने किया है। यानी जो वेतन भोगी हैं उनको 12,75,000 की अगर कोई इनकम होती है तो 75,000 का उसमें डिडक्शन होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। और उसमें 60,000 रुपये जो टैक्स आता है उसका सरकार ने अलग से उसको डिडक्शन दिया है, एग्जम्प्ट किया है। यानी 12 लाख पर अब किसी भी व्यक्ति की जो इनकम होगी वो टैक्स फ्री होगी, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये तो वेतन भोगी व्यक्तियों के लिए है। जो लोग अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहे हैं, जो अपने प्रतिष्ठान चलाते हैं, अपने छोटे छोटे उद्योग चलाते हैं, स्टार्टअप चलाते हैं, उनकी यदि 24 लाख रुपए की आमदनी होगी, जैसे प्रोफेशनल की मैं बात करूं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई वकील है, कोई आर्किटेक्ट है या कोई दूसरा प्रोफेशनल है, वो अगर 24 लाख रुपए की आमदनी साल में करता है तो 50% प्रिजम्पटिव टैक्स मानकर वो अपनी कैलकुलेशन कर सकता है और उसमें उसको 12 लाख रुपए की जो इनकम होगी वो बिल्कुल फ्री हो जाएगी। यानी रिसीट उसको 24 लाख हो रही है, 12 लाख उस पर प्रिजम्पटिव इनकम मानी जा रही है, तो 12 लाख एग्जम्प्ट हो जा रही है। इसी तरह से अगर कोई प्रोफेशनल व्यक्ति भी है, कोई व्यवसायी भी है और 1,50,00,000 की रिसीट उसकी हो रही है, तो 44AD में जो इनकम टैक्स की धारा 44AD होती है, जिसमें 8% की इनकम दिखाकर, यानी 12 लाख रुपए की इनकम उसकी जो हो उससे आएगी प्रिजम्पटिव इनकम टैक्स जो उस पर, और उस लेबोरेटरी में हर 10वीं क्लास के बच्चे को ट्रेनिंग मिलेगी। उसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित, ऐसी सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। और मित्रों, 5,000 छात्रवृत्तियाँ हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो कृत्रिम मेघा में विद्यार्थी हमारे आगे पढ़ना चाहते हैं, डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए सरकार ने इस बजट में योगदान दिया है, उनके लिए प्रोविज़न किया है। और मित्रों, जीन बैंक की स्थापना, यानी आज कृषि के क्षेत्र में पूरे विश्व में एक लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई का नाम है कि हर देश जो हमारी कृषि के जो बीज हैं उनको उन्नत से उन्नत और उन्नत बनाना चाहता है। हमारी सरकार ने भी इसका ध्यान रखते हुए एक जीन बैंक की स्थापना करके बीजों के नए मॉड्यूल को डेवलप करने के लिए सरकार ने काम किया है। इसी तरह से जो हमारे किसानों की जो समस्या रहती है, जिसके भू आलेख की जो बात कई साल से हमारे देश की सरकार, फिर प्रदेशों की सरकार कर रही है, उसके लिए भी हमने अलग से बजटेड प्रोविजंस किए हैं। और हमारी सरकार का ये एक बजटेड संकल्प है कि हर किसान के पास में उसके सारे डाटा, जो उसके आलेख सब ऑनलाइन हों और उसको कोई असुविधा ना हो। मित्रों, मैं टोटलिटी में अगर मैं कहूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये जो बजट है
ये गांव का, गरीब का, किसान का हित करने वाला, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, इन सब को पूरा मैनेज करके एक बैलेंस समन्वय करके चीज़ों को बढ़ाने वाला, देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती देने वाला और तमाम हमारी इंटरनल सिक्योरिटी, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा है, हमारी बहनों की पढ़ाई है, महिला एम्पावरमेंट है, हमारे क्लाइमेटिक चेंज के कारण जो परिवर्तन आ रहे हैं उसमें जो प्लांटेशन है, जो कृषि भी है, उन सबको आगे बढ़ाने वाला एक बजट है। और निश्चित रूप से मुझे आज गर्व भी है, मुझे गौरव भी है कि मैं एक ऐसे दल का एक सदस्य हूँ जिस दल ने पिछले 10 वर्षों में ऐसी सरकार चलाई है, जिसके कारण से आज भारतवर्ष का नाम न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में एक बहुत सराहनीय नेतृत्व के रूप में, एक सराहनीय सरकार के रूप में जाना जाता है। तो हमारी सरकार इन सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रही है। मेरा सभी अपने पत्रकारों से बहुत ही विनम्रता से कहना है कि सरकार करती बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप लोग भी इसमें थोड़ा सा योगदान करके लोगों के बीच में इन सब योजनाओं को जो हम करना चाहते हैं, जो किया है हम लोगों ने, करेंगे तो निश्चित रूप से सब लोगों को जन सहभागिता में उसमें लाभ मिलेगा। और जो सरकार काम कर रही है इतना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस तरह के क्षेत्र जो आज आधुनिकीकरण का एक एग्जाम्पल विश्व में बन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अलग अलग तरह की चर्चा पूरे विश्व में आज हो रही है और भारतवर्ष भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। इसलिए कृत्रिम मेधा को भी हमारी सरकार ने तरजीह देते हुए इसके लिए तरह तरह की योजनाएं, स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए योजनाएं, उसके लिए फंड्स देने की योजनाएं हमारी सरकार लेकर आई है। स्वास्थ्य और चिकित्सा को भी हमने तरजीह इस बजट में दी है। आने वाले 3 वर्षों में 75,000 मेडिकल सीटें MBBS अथवा इससे एलाइड जो हमारी इक्विवेलेंट हमारे जो कोर्सेज हैं उनमें 75,000 अतिरिक्त मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। ये हमारी सरकार का एक संकल्प इस बार बजट में है। मित्रों, सामाजिक सुरक्षा कल्याण यानी पेंशन में हम लोग सुधारीकरण करना चाहते हैं। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर की एक नई चर्चा पूरे देश में हमने शुरू की है। जो हमारे किसान हैं, जो क्रेडिट कार्ड पर पैसा लेते हैं अथवा लोन पर पैसा लेते हैं, उनकी भी रेटिंग की जाएगी। यानी उनको कौन अच्छा पेमेंट कर रहा है, A क्लास है, B क्लास है, C क्लास है, उसके आधार पर उसके ऋण की इंटरेस्ट रेट में भी सुविधा दी जाएगी और उनको ऋण में बढ़ाने की भी सुविधा दी जाएगी। तो ऐसा ही एक हम लोगों ने व्यवस्था इस सरकार में इस बजट में की है। गरीब और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। आज पूरे देश में एक जुमला बना है, एक नारा बना है कि भारतीय जनता पार्टी किसकी सरकार है, तो गांव गरीब की सरकार कही जाती है। और इसीलिए आज सरकार के बारे में एक जो छवि बनी है कि ये गरीबों की सरकार है, ये किसानों की सरकार है, ये गांव की सरकार है, तो वो इसलिए बनी है कि गांव की बात, किसान की बात हम लोग लगातार करते हैं और इसलिए 1,70,000 यानी 1.7 लाख करोड़ की राशि जो कमज़ोर वर्ग के लोग हमारे इस देश में रहते हैं उनके लिए, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, SC ST के वर्ग के लोग भी शामिल हैं, हम उनको देंगे। और मित्रों, PM गरीब कल्याण योजना के तहत आप लोग देखते हैं कि किस तरह से 80 करोड़ लोगों को फूड ग्रेन की सिक्योरिटी के रूप में फ्री ऑफ कॉस्ट राशन देने का काम हमारी सरकार लगातार कई वर्षों से कर रही है। इसके लिए भी हम लोग इसको आगे बढ़ाने का इस बजट में प्रोविज़न किया गया है। और मित्रों, विद्यार्थी अच्छे बने, शिक्षा आगे बढ़े, इसके लिए भी हमारे शिक्षा के बजट में 2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। कौशल विकास के लिए हमारी सरकार कुछ नए प्रोविजंस लेकर आई है, जिसमें अटल टिंकरिंग लैब्स यानी छोटी मोटी चीज़ों की रिपेयर बच्चे भी सीख लें, तो हर 10वीं क्लास के विद्यार्थी जहां पर हमारे विद्यालय हैं उसमें अटल टिंकरिंग अपने उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार ने स्टार्टअप के माध्यम से ऋण की सीमा बढ़ाई है। यानी कोई भी स्टार्टअप करने वाला व्यक्ति 2 करोड़ तक का लोन सरकार से प्राप्त कर सकता है। और मित्रों, MSME को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार छोटे उद्योग
लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। 10 करोड़ तक के ऋण की सीमा को हमने उसमें किया है और उदारीकरण उसके लोन के देने में भी किया है। और मित्रों, इसीलिए कम ब्याज पर भी हम एमएसएमई को, एसएमई को अपने ऋण की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके कारण लघु उद्योग, छोटे व्यापारी इस तरह के लगातार बढ़ रहे हैं। और उसी के कारण जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आज एमएसएमई का, एसएमई का आ रहा है। आज हम अगर विश्व में सबसे ज़्यादा बढ़ती हुई, तेज़ी से चलती हुई अर्थव्यवस्था है तो उसमें एमएसएमई यानी मीडियम वाली जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी जो सूक्ष्म एसएमईज़ हैं, जो सूक्ष्म उद्योग हैं, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। इसलिए हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं। करों की छूट में भी हमने एमएसएमईज़ को, एसएमईज़ को काफ़ी छूट भी हम लोग उनको दे रहे हैं। और मित्रों, हम लोगों ने निर्यात को, आप लोगों ने देखा होगा कि भारतवर्ष का निर्यात लगातार विश्व में एक बड़े मापदंड पर जा रहा है। पहले जहां चीन पूरे विश्व में सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करता था, आज चीन के बाद में हम लोग भी बड़ा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसलिए हमारी सरकार ने निर्यात को बढ़ाने के लिए तरह तरह की डिजिटल प्लेटफॉर्म और निर्यात को बढ़ाने के लिए तरह तरह के फंड्स और उदारीकरण के साथ फंड्स देने का निर्णय लिया। शहरों के विकास में और शहरों को बुनियादी सुविधाएं देने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। जहां हम किसान को, गांव को, गरीब को, मजदूर को विकसित करना चाहते हैं, साथ ही साथ हम शहरों को भी विकसित करना चाहते हैं, बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था में शहरों का भी एक मजबूत योगदान रहता है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का एक सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ हमारा देश जल्दी आगे बढ़े। आज लगभग हम $4.3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में पहुंच गए हैं। तो जल्दी ही हम लोग शहरी विकास और बुनियादी ढांचे को भी हम लोग आगे लेकर बढ़ रहे हैं। और इसलिए 1 लाख करोड़ का फंड इस बजट में शहरों के विकास के लिए दिया गया है। मित्रों, मैंने अभी कृषि, जल, स्वच्छता क्षेत्र, इसके लिए अब आपको तरह तरह की बातें बताई। कर के सुधार के लिए भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले 10 साल में कर को बहुत सुधार किया। तरह तरह के जो फालतू के नियम थे, जो हमारे आम व्यक्तियों को एक कॉम्प्लिकेशंस में डालते थे, उनके कारण से कठिनाई लोगों को होती थी, उनको हमने सरलीकरण किया है। इस बार भी हमारे देश की यशस्वी फाइनेंस मिनिस्टर ने, श्रीमती निर्मला सीतारमन ने बजट में भी कहा कि हम करों के उदारीकरण के लिए, सरलीकरण के लिए अलग से बजट में स्टडी करके उसको लेकर पार्लियामेंट में आएंगे। योजनाएं चल रही हैं, जैसे महिला उद्यम निधि के माध्यम से जो महिलाएं अपना रोजगार करना चाहती हैं, जो उद्यम चलाना चाहती हैं, उनके लिए इस बजट में श्रद्धेय मोदी जी ने प्रावधान किया है। हमारी जो गर्भावस्था की, जो अवकाश की जो समय था, वो पहले 6 महीने था, उसको 9 महीने किया। यानी कोई भी हमारी सरकारी कर्मचारी जो हमारी बहन है, वो अपने गर्भावस्था अवकाश के लिए 9 महीने का हम लोग उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट लीव, माने उसको बगैर उसको लीव छुट्टी काउंट किए हुए, उसको निःशुल्क पूरा पेमेंट के साथ 9 महीने का हम उसको ना केवल देखभाल, ना केवल उसको छुट्टी देंगे, बल्कि उसके तरह तरह की योजनाओं के द्वारा उसका पोषण ठीक से हो, इस तरह की भी योजना हमारी सरकार कर रही है। 1000 करोड़ रुपए एलोकेट इस बजट में हमारी महिलाओं के सुरक्षा के लिए मित्रों किए गए हैं। मित्रों, स्वयं सहायता ग्रुप आज एक बड़ी फोर्स भारतवर्ष में बन रही है। लखपति दीदी के नाम से श्रद्धेय मोदी जी ने उस स्कीम को लेकर आए, उस स्कीम को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप लोग ये देखते होंगे कि किस तरह से कोई सरकार की नीति, सरकार की योजना ज़मीन पर उतर सकती है, ये हम लोगों ने करके दिखाया है। और आज हमारी लखपति दीदी हर ज़िले और हर ब्लॉक में लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसके लिए इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। मित्रों, किस तरह से ये देश के प्रधानमंत्री सोचते हैं, ये अद्भुत चीज़ है। यानी गिग वर्कर्स की योजना है। गिग वर्कर्स उनको कहते हैं जो ऑनलाइन डिलीवरी लोगों को पहुंचाते हैं, सामान पहुंचाते हैं, उनकी चिंता कोई नहीं करता। उसकी भी चिंता ये सरकार करेगी। और जो हमारे
ऑनलाइन काम करने वाले वर्कर्स होंगे, डिलीवरी मैन्स होंगे, उनको भी हम लोग पहचान करके उनके ई श्रम पोर्टल पर उनको रजिस्टर्ड करेंगे और उनको स्वास्थ्य की सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी। और जो भी श्रमिकों को हम लोग तरह तरह की योजनाएं देते हैं, उनको लाभान्वित करते हैं, उनकी चिंता करते हैं, वो भी इनको मिलेंगी। मित्रों, एमएसएमई के लिए, छोटे छोटे उद्योगों के लिए हमारी सरकार ने तमाम प्रोविजंस पिछले 10 सालों में किए हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड एमएसएमई के उद्योग को मिलेगा, जिसके कारण 10 लाख क्रेडिट कार्ड हम लोग इस साल बांटेंगे। ऐसा हमारी सरकार ने एक फैसला किया है, इस बजट के माध्यम से प्रोविज़न किया है। और मित्रों, स्टार्टअप हमारे देश में बहुत सारे आ रहे हैं। विकास के लिए हम लोगों ने बहुत काम किया है। हम लोग गांव गरीब किसान की चिंता सड़क पे भी करते हैं, पार्लियामेंट में भी करते हैं और हम बजट में भी करते हैं। और इसीलिए हमारी सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जो लिमिट है उसको 5 लाख तक बढ़ाने का काम किया है। और इसी तरह से हमारा जो लगभग 7 करोड़ से ज़्यादा किसान इसमें लाभान्वित होने वाले हैं। इसी तरह से हमारे 100 ज़िले पूरे देश में ऐसे थे जो कृषि के मामले में थोड़ा पिछड़े हुए थे। किसानों के पास संसाधन उतने नहीं थे जितने और ज़िलों के पास थे, इसलिए हमारी सरकार ने उन 100 ज़िलों को चिन्हित किया, अलग से एक योजना लेकर आए जिसका नाम प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना रखा। और मित्रों, उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने जो कृषि को हम अग्रणी लेकर चल रहे हैं, आज कृषि से जो इनकम होती है उसका भी हमारी जीडीपी में एक बड़ा अनुपात हमारी ग्रोथ के रूप में, एक विकास के रूप में आता है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मखाना बोर्ड भी, हम लोग रोज़ अपने घरों में मखाना खाते हैं। मखाना पूरे विश्व में जाता है और ये प्रूव हुआ है कि फाइबर लेने का सबसे रिच संसाधन यदि कोई उपलब्ध है पूरे संसार में तो वो मखाने से बेटर कुछ हो नहीं सकता। और इसलिए हमारी सरकार ने मखाना उत्पादन के लिए मखाना बोर्ड के नाम से बिहार में बोर्ड के माध्यम से हम लोगों ने अलग से फंडिंग इसके लिए की है। साथ ही साथ हमारा मित्रों पीएम किसान जो हम लोग 6,000 रुपये प्रति सालाना अपने किसानों के लिए देते हैं, उसको भी हमने विस्तारित किया है। पहले हम लोग 60,000 करोड़ रुपए किसानों को सम्मान निधि के रूप में दे रहे थे, अब ये 63,500 हमारा सम्मान निधि और बढ़कर इसमें ज़्यादा किसानों को हम लाभान्वित करेंगे। हमारे देश में दाल की बड़ी किल्लत रहती है, अभाव रहता है, तो इसी के लिए नया दलहन मिशन लेकर हमारी सरकार इस बजट में लेकर आई है, जिसमें 6 करोड़ किसानों को लाभ इससे होने वाला है। 10,000 करोड़ दलहन के लिए हम लोगों ने इस बजट में अलग से प्रावधान रखा है। जल संरक्षण के लिए भी हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। हर घर नल की योजना पहले से चल रही है और 5,000 करोड़ की राशि इस बजट में भी हर घर में नल पहुँचे, पानी पहुँचे, अच्छा शुद्ध पेयजल पहुँचे, इसकी हमारी चिंता रहती है, उसको भी हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारी सरकार का एक प्रायोरिटी वर्ग है जिसको हम मजबूत करना चाहते हैं और इसलिए 50,000 करोड़ एक अद्भुत तरह का एक बेनिफिट और एक बड़ा बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी की, हमारी श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे मिडिल क्लास को दिया है। और इसका बेनिफिट जो हमारी अपर मिडिल क्लास है उनको भी जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टैक्स की जो रेट्स है, जो स्ट्रक्चर है वो बदला है। तो अगर 12 लाख रुपए से ज़्यादा के भी हमारे वेतनभोगी हैं तो उनको भी इसका फ़ायदा मिल रहा है। मैं आपके बीच में ये रखना चाहता हूँ। दूसरा, हमारे देश की इकोनॉमी को जब 2014 में हम लोग आए थे तो भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था थी वो 11वें स्थान पर थी। पिछले 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के शासन में जो मूलभूत संसाधनों के लिए काम हुआ, देश के लिए जो काम हुआ है, उसके कारण जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, उसके कारण से आज भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान
इसके बाद में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में बन गई। यानी 2014 में हम 11वें तल पर थे और आज हम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार की अच्छे इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स की स्ट्रक्चर लाने के कारण से हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और अब IMF भी ये कहने लगा है और हमारी सरकार का भी ये संकल्प है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम 1-2 साल में जापान को भी डिफीट करके हम 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था भारतवर्ष की बनने जा रहे हैं। और वो भी दिन दूर नहीं है जब 2047 का जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने, हमारी सरकार ने देखा है कि हम पूरे विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। और ऐसा भी दिन आएगा जब भारतवर्ष एक पूरे विश्व में सबसे समृद्धशाली राष्ट्र के रूप में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाएगा। मित्रों, यही नहीं, हम लोगों की जो आर्थिक विकास की दर है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। यानी विश्व में जब नेगेटिव अर्थव्यवस्थाएं चल रही हैं, बड़े बड़े देशों की नेगेटिव विकास की दर चल रही हैं, तब उसमें हमने 2024 की अगर मैं बात करूं तो हमने 8% ग्रोथ की हमने अचीवमेंट किया है। और मैं 2025 की बात करूं तो हमने 7% तक हम उसको ले जाने के लिए संकल्प लिया था। और 2025 की जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो भी हमारे लगभग 7% के लिए जा रही है। तो और हमारी सरकार के जो बजट्स अब आया है और हमारे सरकार की जो मॉनिटरिंग पॉलिसीज़ हैं और जो संस्थान हमारे हैं, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि हम 2025-26 में आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम विकास की दर को कम से कम 10% प्लस लेकर जाएंगे। ऐसा हमारी सरकार ने एक संकल्प लिया है। बात ये ट्रॉमा सेंटर भी हाथरस में बना हुआ है, आज तक शुरू नहीं हुआ, उसको लेकर के क्या कहना? मेरा ये कहना है कि सरकार अपनी तरफ से सब चीज़ों को ठीक करना चाहती है। कहीं अगर कोई लैप्सेस है तो हमें उस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है, हम उसको चीज़ों को ठीक करेंगे। लेकिन जैसा ऊपर से हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारा विभाग है, वो बहुत मुस्तैदी से चीज़ों को काम कर रहा है। और कहीं पर चीज़ें मतलब असुविधा हो रही है लोगों को, तो उसको भी हम ठीक करेंगे। महिला हॉस्पिटल में भी सिंगल डॉक्टर है, 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं। हम लोगों ने जो कोल्ड स्टोरेज और हमारे भंडारण के लिए केंद्र की सरकार ने अनेक सालों से, जब से हमारी सरकार आई, समय समय पर हमारे भंडारण बढ़ें, इसके लिए हम लोग अपने बजटीय प्रोविजंस लेकर आए। भंडारण के लिए पिछले वर्ष भी जो बजट आया था, उस बजट में भी हमने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजटेड प्रोविज़न सिर्फ इसलिए किया था कि हम अपने कोल्ड स्टोरेजेस को, जो हमारे ना केवल कोल्ड स्टोरेज बल्कि जो स्टोरेजेज हैं, जो भंडारण की जो हमारे हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ज़्यादा सब्सिडी के साथ कोई भी एंटरप्रेन्योर उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कोई भंडारण लगा सकता है। हमारी सरकार तरह तरह की योजनाएं लेकर उनको फ़ायदा देती हैं। लोग आएँ, उसको लगाएं, और सरकार भी निरंतर भंडारण के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है। सर, पिछले 10 वर्ष से आपकी कोई बात है तो मैं अपने विधायक जी से कहूँगा और अपने संगठन के अध्यक्ष जी से कहूँगा कि कोई भी अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो थोड़ा सरकार के नॉलेज में लाकर उनको पैरवी करके करना चाहिए। कि जिम्मेदारी आपके पास है तो उसको भी एक आप लोग वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई किसी का प्रश्न होगा तो मैं आपके बीच में उपलब्ध हूँ। केवल अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को आप सीधे भेज सकते हैं हमारे पास TV30 इंडिया एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से। आज डाउनलोड करें TV30 इंडिया एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ।